विनेश फोगाट का उदाहरण इस प्रश्न को और गंभीर बनाता है। ब्रिजभूषण के साथ उनका टकराव 2023 से शुरू नहीं हुआ था। टकराव ओलंपिक से पहले और बाद में भी उनके व्यक्तिगत प्रशिक्षक वलर अकोस फिजियोथेरेपी तथा राष्ट्रीय टीम के व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आए थे। 2024 के एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के समय भी फोगाट ने अपने व्यक्तिगत कोच, फिजियो और स्पेरिंग पार्टनर के लिए अलग से मान्यता और यात्रा व्यवस्था की मांग उठाई थी। रिपोर्ट के अनुसार IAAF का पक्ष था कि उनकी मांग उस समय आई जब अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियों की समय सीमा निकल चुकी थी, जबकि फोगाट का आरोप था कि उनके साथ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा था। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडिया थिंग्स में बात करेंगे कि 3 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया था जिसमें अदालतों का फैसला आने से बहुत पहले ही भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को दोषी बना दिया गया। कुछ चर्चित महिला पहलवान सामने आई, कैमरा उनके साथ थे, विपक्षी दल उनके साथ थे और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी उनके आरोपों को अंतिम सत्य मानकर चल पड़ा। सवाल पूछने वालों को महिला विरोधी, खिलाड़ी विरोधी और सत्ता समर्थक घोषित कर देना आसान था, लेकिन अब वही मामला अदालत के उस फैसले तक पहुंच चुका है जहां भावनाओं, नारों और राजनीतिक भाषणों की जगह साक्ष्य ने ले ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने 3 अगस्त 2026 को ब्रिजभूषण शरण सिंह और पूर्व IAAF सहायक सचिव विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अदालत की टिप्पणियां, जिसमें शिकायतें और उनके प्रस्तुत किए जाने वाले तरीके पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित तथा गढ़ा हुआ बताया गया। विस्तृत फैसले में अदालत ने शिकायतों और उनके प्रस्तुत किए जाने के तरीके पर बेहद गंभीर टिप्पणियां की और आरोपों और राजनीतिक रूप से प्रेरित तथा गढ़े हुए स्वरूप का बताया। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कुछ बयानों को रिहर्स्ड, वेल प्रैक्टिस्ड एंड प्लांटेड कोट अनकोट तक कहा गया। यही अब बिंदु है जहां 2023 के पूरे आंदोलन की कहानी को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। उस समय सार्वजनिक विमर्श में यह लगभग असंभव बना दिया गया था कि कोई यह पूछ सके कि आखिर इन आरोपों की पृष्ठभूमि क्या थी। IAAF के भीतर सत्ता संघर्ष क्या था, किन खिलाड़ियों और महासंघ के बीच पहले से विवाद चल रहे थे, चयन, प्रशिक्षण, व्यक्तिगत प्रशिक्षण और सहयोग स्टाफ को लेकर मतभेद क्यों थे, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या खेल प्रशासन से जुड़े पुराना संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के रूप में बदल गए हैं। विनेश फोगाट का उदाहरण इस प्रश्न को और गंभीर बनाता है। ब्रिजभूषण के साथ उनका टकराव 2023 से शुरू नहीं हुआ था। टकराव ओलंपिक से पहले और बाद में भी उनके व्यक्तिगत प्रशिक्षक वलर अकोस फिजियोथेरेपी तथा राष्ट्रीय टीम के व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आए थे। 2024 के एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के समय भी फोगाट ने अपने व्यक्तिगत कोच, फिजियो और स्पेरिंग पार्टनर के लिए अलग से मान्यता और यात्रा व्यवस्था की मांग उठाई थी। रिपोर्ट के अनुसार IAAF का पक्ष था कि उनकी मांग उस समय आई जब अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियों की समय सीमा निकल चुकी थी, जबकि फोगाट का आरोप था कि उनके साथ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा था। यानी जिस कहानी को बाद में केवल महिला पहलवान बनाम
ताकतवर अध्यक्ष की कहानी बना दिया गया। उसके भीतर वर्षों से चलता आ रहा प्रशासनिक और व्यक्तिगत संघर्ष भी मौजूद था। यह संघर्ष अपने आप में किसी यौन अपराध को झूठा सिद्ध नहीं करता, लेकिन यह अवश्य बताता है कि मामले को केवल वन डायमेंशनल मोरल स्टोरी बनाकर पेश करना कितना सुविधाजनक था। अदालत के निष्कर्ष से अब उस सुविधाओं को चुनौती दी है। और फिर आया राजनीति का प्रवेश। आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल विनोद फोगाट, बजरंग पुनिया के बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद तो वैसे कोई शकी की कोई गुजारिश ही नहीं था। फिर भी ये कहना कि राजनीतिक जुड़ाव अपने आप आरोपों को झूठा सिद्ध करता है, हम ऐसे नहीं मानते हैं। लेकिन इतना पूछना तो लोकतंत्र का अधिकार है कि जिस आंदोलन को लगातार राजनीति से ऊपर बताकर प्रस्तुत किया गया, उसका प्रमुख चेहरा अंततः सक्रिय दलगत राजनीति में क्यों पहुंचा? क्या उस समय की पब्लिक डिस्कोर्स में इस प्रश्न को पर्याप्त जगह मिली? बृजभूषण के समर्थकों के शुरू से आंदोलन को राजनीतिक षड्यंत्र बताया था। अब आंदोलन का फैसला उस दावे का कम से कम कुछ परतों को दीवार खोलने का अवसर देता है। विनेश फोगाट के संदर्भ में एक और विडंबना सामने आती है। 2024 पेरिस ओलंपिक से पहले उनके व्यक्तिगत कोच और सहयोग स्टाफ को लेकर विवाद इतना बड़ा बना कि वह स्वयं सार्वजनिक रूप से अपनी व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत करती रही। लेकिन अब अखाड़ा में अंतिम परीक्षा हुई तो यह फाइनल तक पहुंचने का बावजूद 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई। इसका अर्थ उनकी खेल क्षमता को नकारना नहीं, लेकिन यह अवश्य याद दिलाता है कि खेल में राजनीतिक नैरेटिव नहीं, अंततः नियम और प्रदर्शन निर्णायक होते हैं। आज 2026 में वही फोगाट फिर EWFI के साथ टकराव में हैं और उन पर महासंघ के अनुशासन तथा डोपिंग नियमों से संबंधित आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दे दी है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरी प्रकरण में महिला सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों को राजनीतिक संघर्ष का हथियार बनने दिया गया। यदि आरोप सत्य हो तो दोषी को कठोर दंड मिलना चाहिए, लेकिन यदि अदालत साक्ष्यों के विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठाती है तो आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और गढ़ा हुआ बताती है, तो उस निष्कर्ष पर भी उतनी ही गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। महिला होने के कारण किसी शिकायतकर्ता को स्वतः सत्य का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता। ठीक उसी तरह पुरुष होने के कारण किसी आरोपियों को स्वतः दोषी नहीं माना जा सकता। बृजभूषण मामले के सबसे बड़ी सीख यही है कि भारत की पहले नैरेटिव बाद में न्याय की राजनीति से बाहर निकलना होगा। जंतर मंतर पर भीड़ फैसला नहीं सुना सकती है, टेलीविजन बहस दोष सिद्ध नहीं कर सकती है और राजनीतिक दल किसी आरोपों का न्यायिक सत्य में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब असली परीक्षा केवल बृजभूषण का ही नहीं, यह उन पत्रकारों, राजनीतिक दलों और तथाकथित जनमत निर्माताओं को भी है जिन्होंने 3 वर्ष तक आरोप को प्रमाण तरह प्रस्तुत किया। यदि अदालत का निष्कर्ष उनकी बनाए नैरेटिव से अलग है तो क्या वो उतने ही ईमानदार से अपने नैरेटिव का समीक्षा करेंगे? क्योंकि न्याय की अर्थ यह नहीं है कि जो सबसे ऊंची आवाज में बोले वही सही हो। न्याय का अर्थ यह है कि आरोप कितना भी गंभीर हो, अंतिम शब्द प्रमाण और अदालत का ही होगा। बृजभूषण मामले में अदालत ने वो अंतिम शब्द अभी सुनाया है। अब देखना यह है कि क्या राजनीतिक शोर उस शब्द को फिर दबा देगा या पहली बार देश उस पूरे प्रकरण को अखाड़े की भावनाओं से नहीं, अदालत की कसौटी से देखेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।